बच्चों, हम नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन का जिक्र कर रहे थे कि नेपाल बहुत बाद में लोकतंत्र की श्रेणी में आया। 1990 के दशक वर्ष 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ। कब हुआ? 2006 में। और नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र कब हुआ? 1990 के दशक में कायम हुआ। अभी हमने आपको बताया था, अब हम आप लोगों को किताब के माध्यम से बता दे रहे हैं। तो नेपाल में राजा औपचारिक रूप से क्या था? राज्य का प्रधान, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई थी 1990 के बाद। और आंदोलन कब छिड़ा? 2006 में। अब आंदोलन क्यों छिड़ा? तो आत्यंतिक राजतंत्र यानी राजतंत्र के अंत से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण यानी बदलाव को राजा, जो वहाँ के तत्कालीन राजा वीरेंद्र थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यानी जनता के मांग को उन्होंने स्वीकार करते हुए देश में लोकतंत्र स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन राजा वीरेंद्र की एकाएक हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र, जो उनके भाई थे ज्ञानेंद्र, आरोप लगाया जाता है कि इन्हीं के द्वारा राजा वीरेंद्र की हत्या की गई थी। तो ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और उस समय जो सरकार बनी थी वो जनता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही थी। उसी का फायदा उठाते हुए ज्ञानेंद्र, जो कि लोकतंत्र के विरोधी थे, उन्होंने क्या किया कि वर्ष 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री था, उसे अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। तब सरकार की कमजोरी का लाभ उठाते हुए ज्ञानेंद्र, जो राजा थे, वीरेंद्र के पश्चात जो राजा बने थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र के कत्लेआम के पश्चात वीरेंद्र का कत्ल कर दिया गया था। वीरेंद्र का ही नहीं बल्कि शाही परिवार के लगभग सभी सदस्यों का कत्लेआम कर दिया गया था। 4-5 लोगों का एक साथ कत्ल किया गया था। तो ये जो आरोप लगा था राजा ज्ञानेंद्र पर, क्योंकि उसके पश्चात राजा ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने तत्कालीन चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन खड़ा हुआ, तो इनके खिलाफ 2006 में आंदोलन खड़ा हुआ। उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना। 2005 में इन्होंने क्या किया था? सरकार को अपदस्थ किया था फरवरी 2005 में। और एक साल पश्चात अप्रैल, लगभग क्या हो गया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब 14 महीने पश्चात आंदोलन होने लगा। कहाँ पर बच्चों? नेपाल में। और क्यों होने लगा? राजा ज्ञानेंद्र के हाथ से सत्ता छीनकर जनता के, जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौंपने के लिए। और संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन बनाया। 7 पार्टी अलायंस का गठन किया और
नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन तक बंद का आह्वान किया। किसके द्वारा किया गया? सभी पार्टियों द्वारा। जो 7 पार्टियां थी, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना था, उन सभी के द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आयोजन किया गया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन, तब केवल 4 दिन के लिए आह्वान किया गया था, किंतु अब यह आंदोलन क्या हो गया? बंद का आंदोलन अनियतकालीन हो गया, यानी इसका समय निश्चित नहीं रहा। और इसमें माओवादी जो कट्टर नेपाली हैं, तो माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए और लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे। तब 7 दलों द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया, यह पहले तो क्या हुआ बच्चों? अनिश्चितकालीन बंद में परिवर्तित हो गया और साथ ही अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। 1 लाख लोग प्रदर्शन करने लगे और लोकतंत्र की बहाली का मांग करने लगे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। जो राजा ज्ञानेंद्र के सुरक्षा बल थे, वो जनता के आंदोलन को दबा नहीं पाए और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। कितना हो गया बच्चों? 3 से 5 लाख आंदोलनकारियों की संख्या पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। तब उनको अंतिम चेतावनी भी दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, लेकिन आंदोलन के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। राजा के रियायत को आंदोलनकारी नेताओं ने क्या किया बच्चों? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे। नेताओं की मांग क्या थी? जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता बहाल किया जाए, अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा गठन हो। साथ ही सत्ता की बहाली के साथ ही साथ साथ क्या मांग थी कि एक नई संविधान सभा का गठन हो। पुराना संविधान जो राजतंत्री संविधान था, उसे जनता मानने के लिए अब तैयार नहीं थी। और 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, यानी जो जनता ने चेतावनी दिया था ज्ञानेंद्र को, वह 24 अप्रैल का अंतिम दिन निश्चित किया गया था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि जन समुदाय कितना हो गया था? 3 से 5 लाख के बीच में, और संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। तो जन समुदाय के आंदोलन के समक्ष राजा को झुकना पड़ा और एसपीए यानी जो 7 दल इकट्ठा हुए थे ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को 7 पीपल्स अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। कब चुना गया बच्चों? अप्रैल 2006 में। और संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। क्या हुआ? राजा शक्तिहीन हो गया। राजा की शक्ति अब किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथ में आ गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर
SPA 7 पीपुल्स अलायंस और माओवादियों के बीच सहमति हुई और 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो पूर्णतः नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ बच्चों? 2008 में, और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। और नया संविधान कब लागू हुआ? 2015 में। और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतांत्रिक प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब अगला जो उदाहरण है जन संघर्ष का, जन आंदोलन का, जिसके समक्ष सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को जनता की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। अब उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वह था बोलीविया का जल युद्ध। कभी आपने नेपाल के माध्यम से यह देखा, यह पाया कि सत्ता हस्तांतरण के लिए नेपाल में विरोध हुआ, किंतु बच्चों हमेशा सत्ता हस्तांतरण के लिए ही जन आंदोलन या जन संघर्ष नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न मांगों को लेकर के ही जन संघर्ष और जन आंदोलन होते हैं। और यह विश्व के सभी देशों में होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक देश में यह कार्य होता है, बल्कि जब जनता के अधिकार को कुचला जाता है, दबाया जाता है, तो जनता जन संघर्ष पर उतर आती है और फिर सरकार को जनता की मांगों को स्वीकार करना पड़ता है। तो अब हम बोलीविया का जल युद्ध, मतलब जल के लिए युद्ध यानी संघर्ष, जनता ने बोलीविया में क्या किया था? जल के लिए संघर्ष किया था। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जल के लिए संघर्ष क्यों, ऐसा क्यों? तो बच्चों, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उनके पुनरुद्धार की बातें करती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती है। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चलाया। निजीकरण यानी कि जैसे अपने देश में क्या है कि पानी जो आता है जल निगम द्वारा, वह सरकारी होता है। सरकार के माध्यम से पानी आपके घरों तक पहुंचाया जाता है और इसका भुगतान जो हम करते हैं वह बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही कार्य कोई प्राइवेट कंपनी करने लगे, व्यक्तिगत समूह करने लगे, तो हमको भुगतान अधिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर यही स्थिति थी। क्या था यहाँ पर बोलीविया में कि जो है जल सप्लाई जो की जाती थी उसको निजीकरण के खिलाफ उसका निजीकरण कर दिया गया था। और निजीकरण का क्या परिणाम हुआ? पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष हुआ। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। किसने डाला? विश्व बैंक ने। यहाँ की नगर पालिका पर क्या किया? नगर पालिका द्वारा जो जल की आपूर्ति की जा रही थी उसे छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने क्या किया कि कोचबम्बा
शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करेगी? जो उस देश की कंपनी नहीं है, अन्य देश की कंपनी है, विभिन्न देशों में उसका यही काम होता है, तो वो क्या करेगी बच्चों? आप कल्पना कर सकते हो, अधिक से अधिक फायदा कमाना चाहेगी। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी, इजाफा कर दिया, यानी वृद्धि कर दी। कितना बच्चों? 4 गुना। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल कितना आने लगा? 1000 तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी मात्र कितनी थी? 5000 थी। अब आप सोच लीजिए कि 5000 कमाने वाला अगर 1000 केवल पानी का बिल दे दे तो वह फिर क्या करेगा, क्या बचत करेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? तो आप स्वयं समझ सकते हैं। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। और क्या हुआ कि वर्ष 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल कर दी, यानी जनता द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया। 4 दिनी हड़ताल का आयोजन सन 2000 में किया गया। और फिर क्या हुआ कि सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया, यानी कि जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी सैनिक शासन लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जनता भी इस बार करो या मरो का मन में ठान ली थी। और अंततः जनसंघर्ष के आगे क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शहर छोड़कर भागना पड़ गया और सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द हो गया। जो वहाँ की सरकार से करार हुआ था जलापूर्ति का, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया था, अब वह रद्द हो गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। और इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, जो उसका सही अधिकार है उसको अगर प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाती है तो किसी भी सरकार को झुकना पड़ता है। जन आंदोलन के समक्ष क्या होता है? सरकारों को झुकना पड़ता है और उसे मानना पड़ता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वैसे आमतौर पर यही देखा गया है कि सरकारें जन आंदोलन के समक्ष झुक जाती हैं और नहीं झुकती हैं तो फिर टूट जाती हैं। तो इस प्रकार जनसंघर्ष और जन आंदोलन में बहुत दम होता है, बहुत ताकत होता है। और अगला टॉपिक हमारा है लोकतंत्र और जनसंघर्ष, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, विभिन्न वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे संपर्क करके बोलिए कि वो भी पढ़ें, क्योंकि अब कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब फिर रिवीजन शुरू करना
रिवीजन शुरू करने जाएंगे, हम लोग शुरू करेंगे, तो सभी लोग मन लगा करके पढ़िए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।